आंसू की हर बूंद तेरी तस्वीर बन जाती है, पर ये बात इन सियासी दलों को कहाँ समझ आती है। अब नस्लवाद के खिलाफ सभी को एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो हर बार सिर्फ मासूमों को ऐसा आतंक झेलना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ई एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पर। ये बात मुद्दे की का हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने दो मुद्दों पर जो है वो पूरा डिस्कस किया था। आज हम नक्सलवाद के ऊपर डिस्कस करेंगे पूरा, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। खासकर जो मेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें यूपीएससी हुआ, जो पीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी स्टेट पीएससी के पेपर होते हैं, और सीडीएस का पेपर होता है जो एसए का, तो उसमें ये जो मुद्दा है नक्सलवाद का, इस पर कई बार ऐसे लिखने के लिए आता है, और कई बार जो सोशल इश्यूज़ होते हैं तो उससे लेकर भी इसके ऊपर प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और वैसे भी अगर यदि हाँ, अगर ऐसा नहीं है, हम शिक्षा के क्षेत्र के नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हमको थोड़ी जानकारियाँ जो हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। एक थोड़ा सा जागरूक नागरिक के नाते हमें कुछ चीज़ों को जानते रहना चाहिए। तो इस उद्देश्य से आज हम बात करेंगे नक्सलवाद की। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कि ये नक्सलवाद होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कि नक्सलवाद होता क्या है। देखिए, नक्सलवाद की जो नींव है वो बेसिकली जो पूर्वी क्षेत्र है हमारा, वहाँ पर जो है वो स्टार्ट हुई, ठीक है। खासकर जो पश्चिम बंगाल और केरल वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पर, क्योंकि हमने देखा था कि पहले जो पश्चिम बंगाल था वो काफ़ी एक समृद्ध और बड़ा प्रांत था। आज हम सिर्फ उसमें पश्चिम बंगाल को देखते हैं, लेकिन तब उसमें कई सारे प्रांत मिले हुए थे, ठीक है। काफ़ी एक संपन्न जो है वो प्रांत था, और कहीं ना कहीं उस संपन्न प्रांत में जो ज़मींदार वर्ग था, जो साहूकार वर्ग था, उसका बोलबाला था, है ना, उसका जो है वर्चस्व था। तो कहीं ना कहीं चीज़ें वहीं से शुरू हुई, और उन सभी चीज़ों ने जो है धीरे धीरे समय अंतराल में जो है वो विद्रोह का रूप ले लिया, और उन्हीं विद्रोह के चलते वहाँ पर नक्सलवाद का जन्म हुआ, ठीक है। सारी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप सारी चीज़ों को जो फॉलो कर रहे हैं वो है ई एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पर। यहाँ काफ़ी सारी जो है वो अभी विषय जो है वो शुरू किए गए हैं, ठीक है, जिसमें पॉलिटी जो उसका पारंपरिक सिलेबस है वो पूरा कराया जा चुका है। साथ ही करंट अफेयर्स को ऐड करके अभी चीज़ें चल रही हैं। एनवायरनमेंट स्टार्ट हो गया है, करंट अफेयर्स कराए जा रहे हैं, और टेस्ट पेपर लगातार यूपीएससी के महत्वपूर्ण टेस्ट पेपर कराए जा रहे हैं। प्लीज़ उन्हें स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रिवीजन के तौर से भी और चीज़ों को, नई चीज़ों को जानने के तौर से भी, ठीक है। आगे और भी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, हालांकि जो भी चीज़ें चल रही हैं आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नक्सलवाद क्या है। तो भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग से हुई थी। कहाँ से हुई थी? पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिला है, वहाँ से हुई थी। और किस ज़िले से हुई थी? नक्सलवाड़ी नामक एक गांव है, वहाँ से हुई थी, ठीक है। तो यानी पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिले के अंतर्गत एक नक्सलवाड़ी नामक गांव था, वहाँ से शुरुआत हुई थी, इसीलिए इसका नाम नक्सलवाद रखा गया, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन शुरू किया, ठीक है। किसने? कम्युनिस्ट पार्टी के दो नेता थे, एक तो चारू मजूमदार और कानू सान्याल। इन्होंने ही 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन शुरू कर दिया था, ठीक है। क्योंकि इनका जो चीज़ें थी, जो मानना था, वो एक था कि जो बहुत निचला वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो ग्रामीण लोग हैं ना, जो छोटे किसान हैं, उनके द्वारा ज़मींदारों का शोषण वगैरह किया जा रहा है, और इसमें जो सत्ता पक्ष है वो कोई हेल्प नहीं कर रहा है ना। तो इस तरीके से जो है वो दोनों ही नेताओं ने 1967 में एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत कर दी, यानी सशस्त्रों सहित, है ना, जो शस्त्र हैं उनके सहित आंदोलन की शुरुआत कर दी। ज़मींदार द्वारा छोटे किसानों के उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए सत्ता के खिलाफ शुरू इस सशस्त्र आंदोलन को ही नक्सलवाद नाम दिया गया, ठीक है। आंदोलनकारियों का मानना था कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि सरकार के पास जो है वो शक्ति है, उसके पास सत्ता है, और यदि वो
इन जो ज़मींदार वर्ग हैं, जो उत्पीड़ित साहूकार हैं, अगर उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती तो यानी वो उनका सहयोग कर रही है, ठीक है ना। वो हमारे उत्पीड़न में, जो छोटे किसान हैं वो उनके उत्पीड़न में सहयोग कर रही है ना। तो ये सब विचारधाराएं जो हैं वो उनके मन में थी, और इसी के चलते जो सशस्त्र विद्रोह है वो उनके द्वारा किया गया, है ना। और वही जो है वो उत्तरदायी मानते थे कि ये जो सरकारी नीतियां हैं ना वही जिम्मेदार हैं, क्योंकि सरकार जानबूझकर जो है वो उन ज़मींदारों साहूकारों को सपोर्ट कर रही है और अपनी जो नीतियां हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं ला रही है। नक्सलवादी आंदोलन कभी कभी माओवादी आंदोलन से भी इंगित किया जाता है, क्योंकि यह चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग की विचारधारा से प्रेरणा करता है, ठीक है। तो इसको नक्सलवाद को कभी कभी हम क्या माओवादी भी कह देते हैं। हमने कई सारी जो भारतीय मूवियाँ हैं, है ना, जो भारतीय सिनेमा है, क्योंकि कहा जाता है कि जो सिनेमा है वो समाज का आईना होता है, वो सारी चीज़ों को प्रत्यक्षदर्शी होकर हमें सिखाता है, हमें दिखाता है, ठीक है ना। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं का सारोकार होता है उसमें। तो ये सारी चीज़ें हमें कई भारतीय जो पिक्चरें हैं उनमें हम देखते हैं। ऐसी कई सारी जो मूवीज़ हैं जिसमें नक्सलवाद का मुद्दा जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उठाया गया है, उसको सामने रखा गया है, उनकी समस्याओं को, उनकी चिंताओं को और उनका जो भयावह रूप है उसको भी रखा गया है, ठीक है ना। तो यह जो नक्सलवादी आंदोलन है वो कभी कभी माओवादी आंदोलन भी कहा जाता है, और क्योंकि ये चीन के कम्युनिस्ट नेता किसके, माओ त्से तुंग के विचारधारा से प्रेरणा करता है। देखिए आज हम देख रहे हैं ना कि चीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है, और समय समय पर अमेरिका, रशिया जैसे जो देश हैं उनको चुनौती देने से भी कोई परहेज़ नहीं करता और अपनी नीतियां मनमाने तरीके से आगे बढ़ाता है। लेकिन क्योंकि अब इन सब का कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर जो मीडिया है उस पर पूरा नियंत्रण है सरकार का, ठीक है ना। मीडिया पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है, और कई ऐसे सारे चीज़ें हैं जो प्रौद्योगिकी वगैरह है, इन सब का वो प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए सारी चीज़ों को करता है ना। लेकिन अगर वास्तविक रूप से इन सारी चीज़ों को देखा जाए, है ना, क्योंकि जो वहाँ की मीडिया है ना वो वास्तविकता वो सामने आ ही नहीं पाती, क्योंकि सरकार उनको छुपा देती है। और यही केस कुछ कोविड-19 के संदर्भ में भी हुआ था, है ना, हमने सब ने देखा। तो जो मीडिया है जब चीज़ों को सामने ही नहीं आ पाती तो वो उजागर ही नहीं हो पाती विश्व पटल पर। तो अगर वास्तविक रूप से सारी चीज़ों को सामने रखा जाएगा तो जितनी समस्याएं भारत में हैं नक्सलवाद की, उससे कई दुगनी समस्याएं या तिगनी समस्याएं हमें चीन में दिखेंगी, ठीक है ना। क्योंकि हम वहाँ पर कोई चीज़ें सामने ही नहीं आ पाती, सारी चीज़ों को दबा दिया जाता है। मीडिया वगैरह अगर किसी चीज़ को उजागर भी करती है तो वो नहीं करने दिया जाता, क्योंकि सरकार का पूरी तरीके से नियंत्रण होता है ना। तो चीज़ें सामने ही नहीं आ पाती। तो इसीलिए कहा गया है कि जितनी चीज़ें हम अगर चीन में अभी देख रहे हैं, है ना, तो जितनी समस्या हमारे भारत में है उससे दुगनी तिगनी समस्याएं चीन में दिखेंगी यदि सारी चीज़ों को वास्तविक रूप से उजागर किया गया तो, ठीक। माओ त्से तुंग परिवर्तन अथवा अपने हितों की रक्षा के लिए सशस्त्र विद्रोह में विश्वास रखते थे। माओ त्से तुंग का प्रसिद्ध कथन था कि सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है ना, सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है। क्योंकि वह क्या, उनका क्या मानना था, वो परिवर्तन और अपने हितों की रक्षा के लिए सशस्त्र विद्रोह में विश्वास रखते थे, है ना। और वही जो लक्षण है वो हमें किस में दिखते हैं, वो माओवादी विचारधारा में दिखते हैं। वही जो संभवतः लक्षण हमें नक्सलवाद में दिखते हैं, ठीक है। क्योंकि वो परिवर्तन चाहते हैं, वो स्वयं के हितों की रक्षा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह पर उतारू हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब नक्सलवाद से प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो जो राज्य, जो एरिया जो है वो नक्सलवाद से प्रभावित रहता है, हमें उसे रेड कॉरिडोर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड कॉरिडोर कहते हैं। जो भी भारत में जो विशेषकर जो पूर्वी भारत है ना, जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वो पूरा नक्सलवाद से प्रभावित ज़्यादातर रहता है, और इसी क्षेत्र को हम रेड कॉरिडोर कहते हैं। भारत के 9 राज्य जो हैं वो ज़्यादातर विशेष रूप से नक्सलवाद से समस्या से जूझ रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और पश्चिम बंगाल है। देखिए कई बार ऐसी न्यूज़ें भी आती हैं कि जो भी कोई इन क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारी की तैनाती होती है तो कई बार जो है वो इन माओवादी या नक्सल के वजह के द्वारा उनको बंदी बना
बना लिया जाता है, फिर अपनी मांगें मनवाई जाती हैं, है ना, कि शर्तें रखी जाती हैं कि तभी जो है वो छोड़ा जाएगा जब हमारी मांगें पूरी की जाएंगी। और ऐसे कई जो किस्से हैं, वो ऐसे कई जो अवसर पे हमने देखा है कि कई बार जो है वो ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को बंदी बनाया गया है और उन बंदी बनाने के दौरान अपनी मांगों को जो है वो सरकार के सामने रखा गया है पूरी करवाने के लिए। ठीक है, तो 9 राज्य हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं और इस पूरे एरिया को रेड कॉरिडोर कहते हैं। ठीक है, एक देखिए ये मैप रखा है मैंने, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो एरिया है ना, वो कितनी तरीके से जो नक्सलवाद है उससे प्रभावित है, खासकर जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है वो, है ना। और जो जितना ज़्यादा, जैसे ये डार्क रेड कलर हम देख रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो नक्सलिज्म से वो क्षेत्र जो है वो प्रभावित है। ठीक है, एक और मैंने यहाँ पर मैप लिया है, इसको हम रेड कॉरिडोर, मैंने अभी जैसे चर्चा करी थी कि रेड कॉरिडोर बोला जाता है, और यह नेपाल के तिरुपति से लेकर, है ना, पशुपति से लेकर, नेपाल के पशुपति से लेकर पूरा ये तिरुपति तक, जो आंध्र प्रदेश का तिरुपति है वहाँ तक पूरा ये रेड कॉरिडोर विस्तृत है। और इसमें वही क्षेत्र शामिल हैं जो अभी हमने देखा था कि पूर्वी भारत जो है वो पूरा इसमें शामिल है ना। और नेपाल के पशुपति से लेकर आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक पूरा ये रेड कॉरिडोर जो है वो, ठीक है, आता है। एक बार देख लेते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके। ये देखिए नेपाल का पूरा जो ये क्षेत्र है पशुपति का, उधर से लेकर पूरा आंध्र प्रदेश का जो तिरुपति है ना, वहाँ तक। ठीक है, आगे देखते हैं। नक्सलवाद से प्रभावित इन क्षेत्रों को रेड कॉरिडोर भी कहा जाता है, जैसा हमने देखा अभी। ठीक है, क्योंकि नक्सलियों के झंडे का रंग क्या होता है? लाल होता है। बदले की भावना से परिपूर्ण इनकी विचारधारा होती है और इसी विचारधारा को इन्होंने अपने झंडे में, अपने ध्वज में दर्शाया है, और इनके ध्वज का रंग जो है वो लाल होता है, और इसीलिए इससे प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं उन्हें रेड कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इनका नेचर क्या होता है, यानी नक्सलवाद की प्रकृति क्या है? तो यह सत्य है कि प्रारंभ में नक्सलवाद को स्थानीय जनता का विश्वास और समर्थन प्राप्त था, किंतु धीरे धीरे यह विश्वास आधार खोता जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि इनका जो उद्देश्य था वो क्या था? वो उन जो शोषणकारी साहूकार थे, जो ज़मींदार थे, उनसे अपने हितों की रक्षा करना, ठीक है, सरकारी नीतियों में परिवर्तन की मांग करना, अपने जो भी इच्छाएं हैं, जो भी उनकी मांगे हैं, उनकी पूर्ति करना। तो कहीं ना कहीं तब यह नक्सलवाद जो था वहाँ पे स्थानीय जो जनता थी, क्योंकि उनको भी ये लगता था कि ये सारी चीज़ें जो की जा रही हैं वो वास्तविक है, वो यथार्थ है, और हमारी जो रक्षा है, हमारे जो समस्या है उनके समाधान के लिए की जा रही है। तो इसके कारण जो स्थानीय जनता थी उसका विश्वास और समर्थन प्राप्त था। लेकिन जब यह कार्य या गतिविधियां आतंकवाद के मार्ग पर अग्रसर हो गई, तो धीरे धीरे यह विश्वास जो था वो आधार खोता गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त शुरू में नक्सलवादी नेता स्थानीय लोगों के हितों में कार्य करते थे, है ना, स्थानीय लोगों के हितों में कार्य करते थे, किंतु बाद में जब सरकारी नीतियों का लाभ लोगों तक पहुंचने लगा तो नक्सलवादियों ने अपना आम जनता में भी भय स्थापित करने की रणनीति बनाई। वर्तमान में नक्सलवादी यही रणनीति का अनुभव भी कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो स्थानीय जो लोग थे उनका पूरा सहयोग प्राप्त था, तो एक संतुलन स्थापित था। लेकिन जब सरकार के द्वारा इन समस्याओं को निपटाने के लिए सहयोगात्मक जो है वो गतिविधियों को अपनाया गया और समस्याओं का समाधान करने के लिए सहयोगात्मक गतिविधियों को अपनाया गया, तो तब यह जो नक्सलवादी हैं वो आम जनता में भी भय का वातावरण स्थापित करने लगे, और इस भय के साथ ही वो आतंकवाद जैसी जो गतिविधियां हैं उनमें भागीदार होने लगे। और वर्तमान में भी यही सारी जो रणनीतियां हैं वो अपना रहे हैं, स्थानीय लोगों में भय का वातावरण बना रहे हैं, अपनी पैठ बना रहे हैं। ठीक है ना, बहुत ही गैर वैधानिक तरीक़ों से कार्य किए जा रहे हैं, इलीगल तरीके से, है ना। और वो एक ये कह सकते हैं एक पूरी तरीके से एक भय का माहौल व्याप्त कर रहे हैं स्थानीय लोगों में भी। ठीक है, देखिए अगर आपको कंटेंट पसंद आता है हमारा, या हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, इसके अलावा कई सरकारी रिपोर्टों में
विदेशी फंडिंग की भी बात सामने आई है। निश्चित यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी घातक है, ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं ना, हम जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं कि किस तरीके से जो आतंकवाद है, जो आईएसआई है, जो अन्य आतंकवादी समूह है, संगठन है, उनको कैसे फंडिंग की जाती है, ठीक वही चीज़ हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। आंतरिक जो समस्याएं हैं, जो आंतरिक जो आतंकवाद है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो इनकी फंडिंग करने की भी कई बार जो है वो सामने आई है रिपोर्टों में, सरकारी रिपोर्टों में, जो कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा के लिए एक चिंता का विषय है, ठीक है ना। क्योंकि जब बल मिलता है, क्योंकि देखिए जो सशस्त्र विद्रोह होते हैं उनमें शस्त्रों की सबसे बड़ी भूमिका होती है, और उनकी जो पूर्ति होती है वो कहीं ना कहीं उसको कहीं से सह मिल रही होती है, ठीक है, और फंडिंग हो रही होती है सारी सुविधाओं की, तभी वो जो है वो अपने कद को ऊंचा कर पाते हैं और ज़्यादा बड़े तादाद में जो है वो आतंकी या फिर जो नक्सलिज्म है उसको बढ़ावा मिलता है। एक मुझे ध्यान में आ रहा है कि एक मूवी है जो सरफरोश नाम से, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को दिखाया गया है, इस समस्या को उजागर किया गया है, और यह भी दिखाया गया है कि किस किस तरीके से जो है वो इन नक्सलिज्म या माओवादियों को जो है वो सारे उनके साजो सामान जो जिससे वह इन गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं उसकी पूर्ति होती है। तो कई बार हमें जो ज़्यादातर जो सिनेमा है वो भी हमें सारी चीज़ों को, जो समस्याएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं, उनको समझने में हमारी सहायता करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या नक्सलवाद में कमी आई है। तो बिल्कुल आई है, बिल्कुल भी हम कह सकते हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता। हालांकि समस्या अभी भी है, लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता कि नक्सलवाद में कोई कमी नहीं आई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नक्सलवाद में कमी ज़रूर आई है, और नक्सलवाद जो प्रभावित क्षेत्र उनका दायरा धीरे धीरे अब कम भी हो रहा है, ठीक है ना। सरकार के द्वारा जो ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हो रहे हैं और नक्सलवाद में कमी भी आ रही है। सरकारी प्रयासों का ही परिणाम था जब वर्ष 2008 में देश में 223 जिले नक्सलवाद से ग्रस्त थे। वहीं 2018 की अगर बात करें तो इनकी संख्या घटकर मात्र 126 रह गई, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने भी, या बहुत ही जो राज्य सरकारें हैं वो इस संदर्भ में जो नक्सलवाद से प्रभावित रहती हैं वो अपनी अपनी जो योजनाएं हैं वो चलाती रहती हैं। ऐसे ही आंध्र प्रदेश के द्वारा भी इसके निवारण के लिए ग्रेट हंट प्रोग्राम जो है वो चलाया गया था, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ा एक बार ग्राफ से के जो नक्सली 2010 की अगर हम बात करें तो जो नक्सली हैं उनके द्वारा जो मारे गए थे वो उसमें 1000 से ऊपर जो संख्या थी, लेकिन 2015 में ये घटकर कितना रह गया, 167 रह गया। और अटैक्स ऑन फोर्स ऑन जो है वो नक्सलिस्ट के द्वारा, तो इसमें 2010 की अगर हम बात करें तो ये संख्या 230 थी, जबकि 2015 तक आते आते ये 93 रह गया, है ना। तो हम देख रहे हैं, और जो अरेस्टेड और सरेंडर्ड वाले केसेस की बात करें तो 2010 में यह 3000 के ऊपर था, जबकि 2015 में ये 1410 तक रह गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आंकड़े जो हैं वो लगातार कम हो रहे हैं, लगातार घट रहे हैं, जिसका जो प्रमुख कारण है वो सरकार की नीतियों में परिवर्तन है ना। सरकार का जो सहयोगात्मक रवैया है वह है, और जो सरकार ने सहयोगात्मक नीतियों को अपनाया है वो है, ठीक है। सरकार नक्सलवाद को कम करने व इससे निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रही है। कैसे बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रही है? जहां एक और बड़े नक्सलवाद नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, वहीं छोटे अपराध करने वाले नक्सलवादियों के संबंध में सरकार ने माफ़ करने की नीति को भी अपनाया है, ठीक है ना। जो बड़े नक्सलवादी हैं तो उनके लिए तो कठोर कार्रवाई की जा रही है, कड़ी सजाओं का प्रावधान है, लेकिन जो छोटे अपराध करने वाले नक्सलवादी हैं तो उन्हें एक बार क्षमा का जो है वो प्रावधान भी किया जा रहा है। उन्हें माफ़ करने की जो नीति है वो भी अपनाई जा रही है। उन्हें एक अवसर प्रदान किया जा रहा है, जो अवसरवादी नीति है ना, जो अवसर प्रदान किया जा रहा है उन्हें सुधरने का, ठीक है। इसके तहत यदि कोई नक्सलवादी जिसने हत्या जैसा जघन्य अपराध न किया हो, अगर वह सरकार के समक्ष समर्पण भी कर देता है तो सरकार उसका पुनर्वास और तथा उसका जो समाज की मुख्य धारा है उसमें जोड़कर अवसर देती है। वहीं इन क्षेत्रों की आम जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि सरकारी तंत्र के प्रति विश्वास उत्पन्न हो। क्योंकि ये सब चीज़ें शुरू कहाँ से हुई थी? ये शुरू तो तभी हुई थी ना सरकारी नीतियों के विरुद्ध, क्योंकि उनके मन में जो भ्रम था, जो अविश्वास था
वो इस तरीके से घर कर गया था कि जो ये शोषण हो रहा है छोटे किसानों का, वो सरकार की नीतियों में परिवर्तन ना होने की वजह से हो रहा है, क्योंकि उनको लगता था कि जो सरकारी नीतियां हैं वो किसके पक्ष में है, वो शोषणकारी जो साहूकार हैं, जो ज़मींदार हैं, उनके पक्ष में है, ठीक है ना। लेकिन जब सरकार के द्वारा सहयोगात्मक रवैयों को अपनाया गया, जब शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, रोज़गार, है ना, और आर्थिक जो सहायता है वो मुहैया कराई गई, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप किया गया, है ना, जो सारभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया गया, उनकी पूर्ति के लिए कदम उठाए गए, तो कहीं ना कहीं लोगों के मध्य जो है वो विश्वास का जो विश्वास है, जो भ्रम था वो कम हुआ और जो विश्वास है वो बढ़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कब आतंकवादी या फिर कब जो है ये सारी गतिविधियों को कब बढ़ावा मिलता है, जब बहुत ज़्यादा क्षेत्र जो वो पिछड़ा होता है, कोई सहायता नहीं होती, शिक्षा का अभाव होता है, जागरूकता का अभाव होता है, कोई बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है ना, तब ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी पैर जमाती हैं, अपने पैरों को जमाती हैं। लेकिन जब ये चीज़ों की आपूर्ति होती है, जब स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं होती हैं, जब शिक्षा होती है, जागरूकता होती है, रोज़गार उपलब्ध होता है, आर्थिक सहायता होती है, तो कहीं ना कहीं ये सब समस्याएं जो हैं वो ढीली पड़ जाती हैं और एक विश्वास का जो नींव है वो रखना शुरू हो जाती है, ठीक है। यही काम सरकार के द्वारा किया गया। क्या नक्सलवादियों की जो धारणा है वो सही मार्ग पर अग्रसर है, यानी क्या वो सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। यद्यपि नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत जमींदारों के द्वारा किसानों के शोषण एवं दमन के विरुद्ध हुई थी, किंतु हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं होती है। और हमने ये साक्षात देखा है, बड़े पैमाने पर देखा था कि जब हमारी आज़ादी का जब समय था तो हालांकि कई बार जो है वो चीज़ें हिंसात्मक भी देखी गई थी, लेकिन ज़्यादातर जो प्रयास था वो यही किया गया कि अहिंसा की नीति को अपनाते हुए जो है वो अपने कार्य, अपनी गतिविधियों को पूरा किया जाए, अपने उद्देश्यों को पूरा किया जाए, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि हिंसा जो है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती, क्योंकि इस हिंसा की वजह से कई ऐसे लोग भी प्रभावित होते हैं जो कहीं ना कहीं इनसे जुड़े ही नहीं होते, ठीक है ना, तो वो भी इस हिंसा में प्रभावित, इस हिंसा की चपेट में आते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हिंसा जो है वो समस्या का समाधान, एकमात्र समाधान नहीं हो सकती। यह सत्य है कि प्रारंभ में जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था, लेकिन आज परिस्थितियां काफ़ी बदल चुकी हैं। आज सरकारी नीतियों में भारी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, सहयोगात्मक रवैया अपनाया जा रहा है, ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया जा रहा है, आर्थिक गतिविधियों को किया जा रहा है, ठीक है ना, कई योजनाएं जो हैं वो इनको हित में चलाई जा रही हैं। तो आज की स्थिति बिल्कुल अलग है, परिस्थितियां अलग हैं पहले के मुकाबले। इसीलिए एक पक्ष ये भी जुड़ जाता है कि समस्या का समाधान केवल हिंसा नहीं है। भारतीय संविधान में भी सभी व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार दिए गए हैं, अतः नक्सलवादियों को भी हिंसा का मार्ग छोड़कर सरकार पर विश्वास को बढ़ावा देना चाहिए और तथा कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैं नक्सलवाद के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। बताइएगा, आज का वीडियो जो है वो इतना ही है। आप सभी का वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आपके मोटिवेट हम तभी होते हैं जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, है ना, वीडियो को एंड तक देखते हैं, क्योंकि यही एक माध्यम होता है, कमेंट करते हैं क्योंकि यही एक माध्यम है हमारे मोटिवेट होने का, हमारे अंदर प्रोत्साहन जगाने का, ताकि आगे और भी अच्छा कंटेंट, अच्छे विषयों को बेहतरीन तरीके से, पूरी तरीके से जो परीक्षा उपयोगी बनाकर हम आपके समक्ष ला सके, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही है और आशा करते हैं आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी जो पढ़ाई है, अपना जो रिवीजन है उसको लगातार करते रहिए और अपनी तैयारी को बेहद मजबूत तरीके से और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अपने मार्ग की, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हुइए, क्योंकि समय और परीक्षाएं जो हैं वो बहुत ही एक लंबे समय के बाद आती हैं और उस लंबे जब समय चला जाता है तो बहुत दुख होता है। इसलिए जो भी समय है उसका अच्छे से सदुपयोग कीजिए और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। बाकी आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।